नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। एलपीजी कालाबाजारी पर योगी सरकार लगातार सख्त रवैया अपना रही है। पोर्ट कमिश्नर ऑफिस में 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम सक्रिय है, तो वहीं पर अधिकारी लगातार फील्ड में मुस्तैद हैं। अब तक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। 10 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कालाबाजारी और अवैध बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। एलपीजी कालाबाजारी पर योगी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद कार्रवाई में तेजी आई है। अब तक 12,732 जगह निरीक्षण और छापेमारी हुई है। 177 मामले दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में गैस आपूर्ति पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। 4,108 डीलर्स की डिलीवरी पर प्रशासन की पैनी नजर है। कालाबाजारी में शामिल 185 लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। फूड कमिश्नर ऑफिस में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय है। कमर्शियल सिलेंडरों के 20% डिलीवरी पर भी सख्ती है। गैस संकट की अफवाहों के बीच सरकार सख्त है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश है। उपभोक्ताओं तक वक्त से सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज दुनिया में जंग हो रही है। लोग मर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर लोग चैन से हैं। किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। आने वाले वक्त को लेकर भी सरकार ने सारी तैयारी कर रखी है। देशवासियों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया इन सब चीजों से प्रभावित होती है। तो आने वाला समय हमारे सामने कैसी चुनौती खड़ा करेगा, उसको भी सामने रखकर सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दिया है। देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देश को कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति का सामना करने में एक सक्षम सरकार देश में चल रही है। घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों परिवारों के लिए सरकार ने जरूरी जानकारी दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज साफ साफ बताया कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कुछ दिन से न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई जा रही थी, सरकार ने इन सभी खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और 2 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी जया प्रदा पिछले लंबे वक्त से राजनीति से दूर थीं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। कयास है कि वो फिर से रामपुर में एक्टिव होंगी। पंकज चौधरी और अपर्णा यादव से मुलाकात ने जया प्रदा की सियासी सक्रियता को लेकर चर्चा छेड़ दी है और उनके यूपी की सियासत में फिर से सक्रिय होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। अटकलें हैं कि जया प्रदा रामपुर से विधानसभा चुनाव के रण में उतर सकती हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्व सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा की 2 बीजेपी नेताओं के साथ हुई मुलाकात ने सियासी वापसी को लेकर हलचल बढ़ा दी है। सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी तौर पर कमजोर हो चुके आजम खां के मजबूत गढ़ रामपुर में जया प्रदा 2027 के चुनाव में बीजेपी के टिकट से लड़ेंगी। 22 मार्च को जया प्रदा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की। इसके बाद बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से भी मिली। एक जमाने में सिनेमा की दुनिया में अपने अभिनय के बल पर शोहरत हासिल कर चुकी जया प्रदा वेस्ट यूपी की राजनीति में बुलंदी पर भी पहुंची थी। आजम खां के गढ़ रामपुर से जया प्रदा 2 बार लोकसभा सांसद चुनी गई।
पहली बार 2004 में और इसके बाद 2009 में सांसद बनी, लेकिन आजम खान से अदावत के चलते उन्हें 2010 में सपा से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद जया प्रदा आरएलडी में शामिल हो गई और बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गई। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें रामपुर से टिकट दिया, लेकिन यहाँ भी जया प्रदा को हार मिली। इसके बाद से ही जया प्रदा सियासी मैदान से दूर हो गई थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि लंबे वक्त से जेल में रहने से आजम परिवार की रामपुर में सियासी पकड़ कमजोर हुई है। 2024 में एसपी ने आजम खान के विरोध के बावजूद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को लोकसभा का टिकट दिया और वो जीत गए। आजम खान की विधानसभा सीट रामपुर सदर पर बीजेपी के आकाश सक्सेना चुनाव जीत गए। उनके बेटे की स्वार सीट से अपना दल और बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट विधायक बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शाजापुर में शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़े जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़े जाने पर सियासत भी तेज हो गई है और इसके खिलाफ एसपी और कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वहीं डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके खिलाफ एसपी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जिम्मेदार कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सत्ता के लोगों ने आजादी की लड़ाई में कहीं भाग लिया होता, वो तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। आजादी की लड़ाई में तो इनके दादा ने खून दिया है। हम कांग्रेस जनों के परिवारजनों ने खून दिया है। कांग्रेस के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, हम लोग को दर्द है। एसपी ने इस घटना के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो अमर शहीदों की मूर्ति के साथ अपमान हुआ है बड़ा बर्बरता पूर्वक, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकारें बिल्डोजर चला रहा है, उसी तरीके से इन्होंने अमर शहीदों, जिनके नाम से शाहजहांपुर नहीं पूरे देश की पहचान है। शाहजहांपुर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं के अवशेष और मलबे को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। इस बीच सीएम योगी ने शहीदों की मूर्तियां खंडित होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ दोबारा स्थापित करने के भी आदेश दिए हैं। मेरे द्वारा स्वयं जाकर देखा गया और इसमें मैंने नगर आयुक्त को बुला करके उनको लिखा पढ़ी में एक आदेश दिया है कि फर्म को कार्य से हटा दिया जाए और तुरंत फर्म और उनके सभी लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। साथ ही साथ इस कार्य का जो पर्यवेक्षण कर रहे थे जूनियर अभियंता जो हैं, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता, तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेजा जाए और प्रतिमाओं को ससम्मान पूर्वक पुनः स्थापित कराया जाएगा। नगर निगम के ऑफिस के बाहर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अमर शहीद अशफाक उल्ला खान की प्रतिमाएं स्थापित थी, जिन्हें चोरी छिपे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी कि 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है और इंदिरा भवन में नया दफ्तर शिफ्ट होने के बाद से कांग्रेस ने इस पुराने बंगले को खाली नहीं किया था। अब 24 अकबर रोड वाला दफ्तर कांग्रेस को 28 मार्च तक खाली करना होगा। इस नोटिस के खिलाफ जहां कांग्रेस मुखर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त बंगला सियासत के नए अध्याय का आगाज हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस को लुटियंस जोन में बने अपने पुराने दफ्तर को खाली करने का नोटिस मिला है। बीते 48 साल से 24 अकबर रोड के बंगले में कांग्रेस का मुख्यालय रहा है, लेकिन अब कांग्रेस का नया मुख्यालय दिल्ली में इंदिरा भवन 9A में शिफ्ट हो चुका है।
इसके बाद भी कांग्रेस ने 24 अकबर रोड पर कब्जा नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि यहाँ भी पार्टी की गतिविधियां पहले की ही तरह चल रही हैं। नोटिस में कांग्रेस को 24 अकबर रोड वाला दफ्तर 28 मार्च तक खाली करने को कहा गया। इसके अलावा कांग्रेस को 5 रायसेना रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस हेडक्वार्टर भी खाली करने का नोटिस थमाया गया। नोटिस के मुताबिक दोनों ही बंगले कांग्रेस को 28 मार्च तक खाली करने होंगे, जिस पर अब कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई है। कांग्रेस ने नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के भी संकेत दिए। देखिए, ये सरकार, भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आने दीजिए नोटिस, हमको जब मिल जाएगी तो हम उस पर ऑलरेडी मिल चुका है, हम उस पर वैधानिक राजनीतिक रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे। भैया मैं वहीं बीजेपी अवैध कब्जे का आरोप लगाकर कांग्रेस पर जोरदार पलटवार कर रही है। कोर्ट भी गए, वहां पर भी राहत नहीं मिली, पर इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए कि मुझ पर कानून लागू ना हो, मैं प्राइम प्रॉपर्टी कभी मेमोरियल बनाकर, कभी नेशनल हेरिटेज की प्रॉपर्टी लूट लूं, कभी मैं जो सिविक कम्युनिटीज की जगह है कर्नाटका में वो अपने पार्टी के नाम, परिवार के नाम पे कर दूं। तो ये जमीन से जुड़े होने का तो अलग मतलब होता है, ये अलग तरीके से जुड़े हुए। जहां इनको प्राइम प्रॉपर्टी दिखती है वहां पर वो कब्जा जमा देते हैं और उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है और विक्टिमहुड कार्ड है, ये विक्टिमहुड कार्ड नहीं चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई अब बंगला पॉलिटिक्स पर पहुंच गई। कांग्रेस जहां बंगला खाली करने के नोटिस को पश्चिम एशिया के संकट से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी नेशनल हेराल्ड का नाम लेकर कांग्रेस के इतिहास के बहाने सियासी वार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 136 परिवारों को जमीन के पट्टे आवंटित किए हैं। ये परिवार भरतापुर गांव से समरोहना गांव में विस्थापित किए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में गरीबों का हक लूटकर खजाना भरा जाता था, लेकिन हमारी सरकार में विकास के काम हो रहे हैं। देखिए, बहराइच दौरे पर रहे सीएम योगी ने कार्यक्रम में विपक्ष को लेकर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ देश को जाति में बांटने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने जातिवाद से ऊपर उठकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम किया। सरकार जातीय चश्मे से नहीं देखती है, ये सेवा और संवेदना के चश्मे से देख करके, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो हमारे लिए, इस मंच के लिए वो अपने परिवार का हिस्सा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने गरीबों का हक लूटकर खजाना भरा, लेकिन हमारी सरकार में सरकारी खजाने से सिर्फ विकास हो रहा है। प्रदेश में दंगा कराया, प्रदेश में उपद्रव करवाया, हर जिले में माफिया पैदा किए, प्रदेश के संसाधनों को लूटा, प्रदेश के खजाने को अपने परिवार के लिए लूटा। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के खजाने को इन गरीबों के उत्थान में खर्च किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 136 परिवारों को जमीन के पट्टे दिए। ये परिवार भरतपुर गांव से समरोहना गांव में विस्थापित किए गए हैं। नई बसावट के लिए इन परिवारों को जमीन का आवंटन किया गया। हर परिवार को घर और शौचालय बनाने के लिए जमीन के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पिछली एसपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कब्रिस्तान बनवाने के लिए धन दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा को कब्रिस्तान प्यारा था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार तीर्थ स्थलों और मंदिरों के विकास के लिए पैसा दे रही है। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता ही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था।
आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है, लेकिन याद करना, जब ये सुखद अनुभूति आती है, हमने हर जगह। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। गर्ल्स हॉस्टल की लागत 13 करोड़ 66 लाख 80 हजार की होगी और इस दौरान सीएम योगी ने साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का भी शुभारंभ किया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर छात्रावास का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। दूसरी तस्वीर रिसर्च लैब का उद्घाटन भी आज हुआ है। इसके अलावा परिसर में पौधारोपण भी किया गया और पर्यावरण को बचाने के लिए एक मैसेज जनता के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सांसद रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव आने पर महिला दावेदार सामने आ सकती है। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा, लोग चाहते हैं आपकी छुट्टी हो जाए। सीएम योगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की इच्छा है कि 2029 तक इसे लागू किया जाए। 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। लोकसभा में आज विदेश नीति और एलपीजी संकट को लेकर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी जहां सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। एसपी कांग्रेस का आरोप है कि नेहरू के जमाने की विदेश नीति को पीएम मोदी ने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसी नीतियों से भारत की प्रगति रुकेगी। नेहरू जी से लेके हमेशा ही हमारी नॉन अलाइन पॉलिसी थी, उसके निर्माता भी नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे, और अब उससे हट रहे हैं तो उसको भी, उससे हटने वाले भी मोदी जी ही, प्रधानमंत्री ही। बीच में आ रहा है और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की 3 देश मध्यस्थता कर रहे हैं। मध्यस्थता करनी चाहिए तो प्रधानमंत्री को। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री सारे नेताओं से परिचित हैं। सारे देशों ने प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान भी दिया हुआ है, तो इनकी बात को माना जा सकता था। लेकिन देखिए अब ट्रंप से क्या बात हुई, संसद को और देश को उन्हें बताना चाहिए। राजनीति के बारे में मुझको लगता है बहुत पुराने समय का है और उसको राजनीति का और वैदेशिक नीति का जो है ज्ञान कम है, जिसने भी उनको इस बात को बताया है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, पूरी दुनिया जंग कर रही है और यहाँ पर ईद और होली संगम बन रही है। तो उसको ये नहीं दिखाई पड़ता, वो तो चाहते हैं कि बस युद्ध में चले जाओ और भारत जो बढ़ रहा है उसकी प्रगति किसी तरह कम हो जाए, ये कांग्रेस की इच्छा है। उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, क्या स्टैंड रहेगा एसपी की तरफ से? जाके देखेंगे सरकार क्या बात अपना पक्ष। मैम, वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाने की बात हो रही है, सबसे सहमति की भी बात हो रही है। आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है?
पश्चिमी एशिया में युद्ध से खड़े हुए ऊर्जा संकट को लेकर देश में सियासी तकरार जारी है और इसी बीच आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सरकार ने भरोसा दिया है कि हालात कंट्रोल में है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और इसी मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग भी दिख रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट पर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष ये बात मानने को राजी नहीं है। विपक्ष सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। इस सियासी आर पार के बीच आज सरकार ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक में पश्चिम एशिया के संकट पर बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी बैठक में विपक्ष को ब्रीफ किया। बैठक के बाद सरकार ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया कि पैनिक की कोई बात नहीं है, हालात नियंत्रण में है। कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को सभी हालातों की जानकारी दी गई, लेकिन विपक्ष के मुताबिक सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाए। नहीं, संतोषजनक नहीं रहा। हम तो कहा कि संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग की जो पुरानी मांग है, समाजवादी की भी है और पूरे अपोजिशन पार्टी की है, कि उसमें 193 के तहत लोकसभा में और 176 के तहत राज्यसभा में इस इशू पर जो वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए थे, देश हित में सभी मुद्दों को उठाया, चाहे वो पेट्रोलियम की क्राइसिस का सवाल हो, गैस की क्राइसिस का सवाल हो, देश के स्वाभिमान का सवाल हो। वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे उस बात को। अब देखिए, आप 2-4 दिन में आपको सच्चाई और पता चल जाएगी कि जो सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में युद्ध पर बयान देते हुए पक्ष विपक्ष की एकता यानी टीम इंडिया वाला संदेश दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष का रवैया देखिए, एक तरफ विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो न उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होते हैं और न ही टीएमसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।